स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर # कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट मार्केटिंग मॉडल HPSC के जो सिलेबस में है। और HPSC के सिलेबस में क्या था, हर कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडल्स आ ही जाते हैं, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। एक वीडियो में सारे मॉडल्स नहीं हो पाएंगे, तो एक एक करके मॉडल करते हैं। फर्स्ट मॉडल है हमारा 7 Ps यानी कि 7 P जो है वो इसके अंदर बताए गए हैं। पारंपरिक विपणन मिश्रण को 4 Ps के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो ट्रेडिशनल हमारा मार्केटिंग मिक्स है उसे 4 Ps के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या शामिल थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जो चैनल के साथ पुराने जुड़े हो ना, देखा होगा ये वाला क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम्स में आया है। और बस यही पूछा जाता था कि जो 4 Ps है उसमें बताओ कौन सा नहीं है, किसी भी एक को मिसप्लेस कर दिया जाता था, या फिर बताओ कि कौन सा है, एक ठीक करके बाकी 3 गलत कर देते थे। तो ये 4 Ps के क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत बार। ये 4 Ps की धारणा का श्रेय किसने दिया, किसको दिया गया, मैकार्थी को दिया जाता है 1960 में। देखिए कहते पेपर में 1964 भी ठीक किया गया था। 1964 को ना इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था, इसलिए कई जगह 1964 भी आ जाता है, लेकिन जहाँ पे भी सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे 1960 ही आ रहा है। तो 4 Ps की धारणा का श्रेय मैकार्थी को गया 1960 में। और उनकी बुक का नाम भी पेपर में पूछा गया है पहले, बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच। इसे ऐसे समय में डिजाइन किया गया था जब व्यवसाय सेवाओं के बदले सिर्फ उत्पाद बेचते थे, है ना, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते थे, सिर्फ प्रोडक्ट को ही बेचते थे। उस टाइम पे 4 Ps की अवधारणा थी। बाद में 1981 में बुम्स व बिटनर ने 3 Ps और जोड़ दिए। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि 3 Ps जो है वो जोड़ने का श्रेय किसे दिया गया और उन्होंने इसे कब जोड़ा। 1961 में बुम्स और बिटनर ने 3 P जोड़ दिए थे, पार्टिसिपेंट्स, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। और पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो बाद में पीपल नाम से जाने गए। तो 7 Ps का जो वर्णन है वो इस तरह से किया गया है। HPSC का जो सब्जेक्टिव पेपर था ना उसमें यही वाला क्वेश्चन आया था। 7 Ps के बारे में बताइए। तो जब भी कंपनी मार्केटिंग करने जाती है तो वहाँ पे अलग अलग मॉडल्स को वो है कंपनी अपने हिसाब से वो यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा मॉडल है उसमें 7 Ps हैं। उसमें सबसे पहले कंपनी प्रोडक्ट के बारे में देखेगी कि जो बेची जा रही वस्तु या सेवा है, जो प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको उपभोक्ता की आवश्यकता या इच्छा को संतुष्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाया और बाजार में उतार दिया। जब तक वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेगी तब तक उसका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक सकता। एक कंपनी उत्पादों को ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार कैसे संशोधित कर सकती है, यहाँ इस उत्पाद वाले जो हमारा फर्स्ट P है इसमें सारा विचार किया जाता है। देखो, प्रोडक्ट के बारे में विचार करते हुए निम्न बिंदु का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे तो पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 2-3 ही लिखे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के जो लक्षित उपभोक्ता है, यानी कि जो टारगेट कस्टमर है, टारगेट कंज्यूमर है, कौन है, और अपने प्रोडक्ट को प्रतिस्पर्धा से अलग उसका कौन सा गुण बनाता है, यानी कि क्यों हमारे प्रोडक्ट को लोगों को खरीदना चाहिए, क्यों हमारा प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से अलग है। क्या प्रोडक्ट एक विशिष्ट उत्पाद है, क्या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो, ये सारी बातें कंपनी को प्रोडक्ट के बारे में विचार करनी चाहिए। फिर अब प्राइस, अब जो उसका मूल्य होता है ना, उसको डिसाइड करते टाइम अब किन बातों को ध्यान में रखेंगे, किसी वस्तु को उपभोक्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप उचित मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, उस कस्टमर के अकॉर्डिंग ही मार्केट में चीजें जो बिक सकती है आज के टाइम में। अपने कस्टमर या सर्विस का मूल्य कंपनी को ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा, बल्कि उसे एक फेयर वैल्यू रखनी चाहिए, उचित मूल्य से निर्धारित करना चाहिए। और प्राइस के बारे में विचार करते हुए भी निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना होगा कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो सेम प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस रख रहे हैं, या वो क्या चार्ज कर रहे हैं अपनी सेम सर्विसेज के लिए, और प्रोडक्ट को किस न्यूनतम मूल्य पर बेचा जा सकता है। ये बातें विचार की जा रही हैं स्टार्टिंग में, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले। प्रोडक्ट को कौन से अधिकतम मूल्य पर बेचा जा सकता है, ठीक है, दोनों ही जो रेट है, दोनों ही जो प्राइस है उसको ध्यान में रखना होगा। और जो हमारे टारगेट कस्टमर है उनके सामर्थ्य व मूल्य सीमा क्या है। ये ना हो कि हमने बहुत ज़्यादा प्राइस रख दिया और वो लोग नहीं दे पा रहे, इतना हमने बहुत कम रख दिया और वो सोचेगा अरे ये तो ऐसे सस्ता सा है, बेकार सी चीज़ होगी, है ना। तो उनके हिसाब से उनका भी देखना पड़ेगा कि उनका सामर्थ्य क्या और मूल्य सीमा क्या है। नंबर 3 पे आ जाता है प्लेस। अब देखेंगे कि प्लेस क्या होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पर ग्राहक उत्पाद या सेवा खरीदते हैं। पहले क्या था, मार्केट एक मतलब भौतिक स्थान से इसको लिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में भौतिक स्थान से प्लेस को नहीं डिनोट किया जाता है। डिजिटल चेंज ने क्या करा है, उत्पाद को बेचने के तरीके को विकसित किया है ना। अब बहुत सभी को पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है क्या डिजिटल चेंजेस आए हैं और कैसे हमारा जो प्लेस है वो बदल गया है। आज ग्राहक के लिए नए वितरण विकल्प मौजूद हैं, यानी कि जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन अल्टरनेट है वो मौजूद है आज के टाइम में कस्टमर के लिए, जैसे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, इन स्टोर या मोबाइल एक्सेट्रा से। तो प्लेस के बारे में विचार करते हुए इन बातों का ध्यान रखना होगा।
कि जो समान उत्पाद है या सेवा है, सेम प्रोडक्ट या सर्विस के लिए खरीदार, जो हमारा टारगेट कस्टमर है, वो किन स्थानों पर जाते हैं, और जो टारगेट कस्टमर है उसकी खरीदारी की आदतें क्या क्या हैं, और जो कॉम्पिटिटर्स है वो अपने उत्पाद जो वो कहाँ बेच रहे हैं, है ना। हम ऐसी दुकान खोल के बैठ जाए और वो तो ऑनलाइन कमा जाए, तो देखना पड़ेगा ना दूसरे भी कैसे अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन। अब प्रमोशन कैसे करें, प्रोडक्ट तो बना लिया और टारगेट कस्टमर के अकॉर्डिंग ही बना लिया, अब उसे वहां तक पहुंचाना भी तो है। तो प्रमोशन का क्या अर्थ होता है, सही समय पर सही संदेश के साथ जो टारगेट कस्टमर है वहां तक पहुंचना। यहाँ यह इसमें क्या आता है, यह बिक्री के प्रचार और ग्राहकों से जुड़ने का एक प्रभावशाली तरीका है। प्रभावशाली तरीका क्या है, प्रमोशन। किसका, अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, इनकी उसकी पब्लिसिटी करने का और अपने ग्राहकों से जुड़ने का। एक प्रचार रणनीति का उद्देश्य क्या होता है, कस्टमर को ये दिखाना होता है कि उन्हें किसी खास उत्पाद की आवश्यकता क्यों होगी, इनकी जो प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है उन्हें क्यों इसकी रिक्वायरमेंट क्यों यूज करना चाहिए, और दूसरे उत्पादों यानी कि दूसरी कंपनी के समान उत्पादों से उनका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे अलग होता है। एडवर्टीजमेंट में यही तो होता है, जब भी हम अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं तो हम बताते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग है और क्यों आपको ये खरीदना चाहिए, आपकी किन किन रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा। प्रमोशन के बारे में विचार करते हुए इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो टारगेट कस्टमर है वहां तक पहुंचने का सही समय क्या है। टारगेट कस्टमर जानकारी किसके बारे में, जानकारी प्रोडक्ट के बारे में, जानकारी किन चैनल या माध्यमों से वो प्राप्त करेंगे, और कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए मतलब अपना प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, वो प्रमोशन पे कितना खर्च कर रहे हैं और कैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये था हमारे प्रमोशन के बारे में। नेक्स्ट है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस यानी कि भौतिक साक्ष्य में ग्राहकों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। फिजिकल एविडेंस का भौतिक साक्ष्य, इसमें क्या करेंगे, ग्राहकों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश की जाती है और यह प्रयास किया जाता है कि ग्राहकों को आश्वस्त कैसे किया जाए। कुछ कंपनियां क्या करेंगी, अपने ग्राहकों से जुड़ी रहती हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं मांगती हैं। फिजिकल एविडेंस में कंपनी की, देखो ये क्या क्या आ जाता है फिजिकल एविडेंस में, कंपनी की प्रभावशाली इमारतें आ जाएंगी, ट्रेंड एम्प्लॉयज आ जाएंगी, आफ्टर सेल सर्विसेज आ जाएंगी, और जो अपने यहाँ पे सेल का निर्माण करते हैं ना, कस्टमर केयर सेल, ये सभी को शामिल किया जाता है जो ग्राहक को संतुष्ट करते हैं। ये फिजिकल एविडेंस। नेक्स्ट है पीपल। पीपल में क्या जाएंगे, पीपल में कंपनी के एम्प्लॉयज को शामिल किया जाता है, यानी कि वो लोग आते हैं पीपल में जो प्रोडक्ट या सर्विस को सीधे कस्टमर तक पहुंचाते हैं। अपने ग्राहकों के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उन पर प्रभाव डालता है। कई कस्टमर क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट या सर्विस को उससे जुड़े एम्प्लॉय से अलग ही नहीं कर पाते हैं। अरे वो कितना अच्छा था जिन्होंने सर्विस दी थी, है ना, वो नर्स कितनी अच्छी थी जिन्होंने अच्छे से केयर की थी, वो डॉक्टर कितने अच्छे थे। इसलिए एम्प्लॉय यानी कि पीपल का दो तरह से इफेक्ट पड़ता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपके ब्रांड की प्रतिष्ठा अच्छे कर्मचारी के हाथों में होती है। उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षित यानी कि ट्रेंड होना चाहिए और अच्छी तरह से प्रेरित होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, और वो सही पॉइंट यानी कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले होने चाहिए, सही दृष्टिकोण वाले होने चाहिए। पीपल में आ जाएंगे। इसके बारे में और भी हम कई सारी बातें लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में लिमिट होती है, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है वो। प्रोसेस क्या हो जाएगी, लास्ट आ गया अपना प्रोसेस, 7 P's का 7वां P प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। प्रोसेस में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट या सर्विस देने की प्रक्रिया और प्रोडक्ट सर्विस देने वाले का व्यवहार। ठीक है, दो चीजें, एक तो प्रोसेस और एक व्यवहार बंदेगा, जैसे जो हमने ऊपर पढ़ा पीपल वाला। ये दोनों क्या होते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी को समय समय पर पता लगाते रहना चाहिए कि कस्टमर को कोई परेशानी तो नहीं है, कंपनी अपने प्रोसेस को कैसे रेक्टिफाइड कर सकती है, संशोधित कर सकती है। अगर कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस देने की प्रोसेस अच्छी है तो ऐसे ग्राहक जो संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, वो बार बार आते हैं, दूसरों को भी कंपनी की अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स का प्रत्येक घटक, जो हमने 7 घटक पढ़े, 7 फैक्टर पढ़े, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक को छोड़ते हुए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। तो सारे के सारे जो है ना अपनी अपनी इंपॉर्टेंस लिए हुए हैं, तो सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। एचटेट के लिए, एचपीएससी के लिए, एचपीएससी के एग्जाम के लिए और कॉमर्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्लीज़ चैनल से जुड़िए। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे अलग अलग पेपर दिए हुए हैं, और जब भी कोई हम ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देते हैं तो कम से कम पिछले 3 साल के पेपर बिल्कुल अच्छे से करने चाहिए। पिछले 3 साल में जैसे हमारा एचटेट, एचपीएससी, एनवीएस का पेपर है, वो चैनल पे कराए गए हैं। आप प्लीज़ उन्हें देखिए, अच्छे से तैयारी करिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करिए। मिलते हैं दूसरे मॉडल के साथ नेक्स्ट वीडियो में।